एक ऐसी दुनिया में जहाँ एक बहुत बड़ी तबाही के बाद सब कुछ बदल चुका है, इंसानों को ज़ॉम्बीज़ के साथ जीने पर मजबूर होना पड़ा है। जो बहुत ही कम लोग बचे हैं, उन्हें हर वक्त तैयार रहना पड़ता है क्योंकि उन पर किसी भी पल हमला हो सकता है। हमारी फिल्म की शुरुआत में हम डैरिल और कैरोल को देखते हैं, जो एक भूतों जैसी खाली बस्ती में चल रहे होते हैं। अचानक वो खुद को फंसा हुआ पाते हैं और उनके चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड होता है जो कई महीनों से बिना खाए बैठे होते हैं। जब उन्हें समझ आता है कि उनके पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है, तो डैरिल और कैरोल भागने की एक योजना बनाते हैं। डैरिल ज़ॉम्बीज़ से लड़ता रहता है ताकि कैरोल को वक्त मिल सके, और कैरोल सामने मौजूद एक वीरान इमारत का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है, दोनों आखिरी पल में अपनी जान बचा लेते हैं। इसके बाद वे इमारत में मौजूद एक फ्लैट का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं। अंदर घुसते ही वे लिविंग रूम में जाते हैं और वहां उन्हें एक शख्स मिलता है जो पहले यहाँ रहता था और अब ज़ॉम्बी बन चुका होता है। किसी तरह उससे निपटने के बाद डैरिल और कैरोल पूरे घर में घूमते हैं और देखते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज है जो उनके काम आ सके। वे अलमारियां और दराज खोलते हैं, तभी अचानक एक और ज़ॉम्बी उनके सामने आ जाता है। जब कैरोल देखती है कि डैरिल पर हमला हो रहा है, तो वह तुरंत हथियार उठाकर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वह चौंक जाती है क्योंकि उसकी पीठ के पीछे अचानक एक और ज़ॉम्बी आ जाता है। कैरोल उस ज़ॉम्बी को खत्म करने का फैसला करती है और फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके उसे जमा देती है। दूसरी तरफ डैरिल उस ज़ॉम्बी पर वार करता है जो उसे खाने की कोशिश कर रहा होता है। इसी हमले के दौरान जो ज़ॉम्बी झूमर से लटका हुआ होता है, वह नीचे गिरता है और डैरिल पर हमला करता है, लेकिन डैरिल अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी से उसे मार देता है। इन सभी ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने के बाद दोनों दोस्त आसपास का जायजा लेते हैं और वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि पूरी इमारत ज़ॉम्बीज़ से भर चुकी है और वे चारों तरफ से घिर चुके हैं। ऐसे में उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वे कुछ और दिन उसी इमारत में रुके रहें, जब तक कि ज़ॉम्बीज़ धीरे धीरे शांत न हो जाए और उस जगह को भूल न जाए। क्योंकि इमारत में कई फ्लैट होते हैं, डैरिल कुछ संसाधन इकट्ठा कर पाता है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं मिल पाता। जब उन्हें समझ आता है कि उनका खाना खत्म होने वाला है, तो वे किस्मत आजमाने का फैसला करते हैं। दोनों तय करते हैं कि वे सुबह सुबह यानी फज्र के वक्त उस इमारत को छोड़ देंगे, क्योंकि बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज़ जाने का नाम नहीं ले रहे होते। सुबह के शुरुआती घंटों में डैरिल और कैरोल बालकनी की तरफ से आती एक अजीब आवाज सुनते हैं। वे दोनों हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे पर्दा खोलते हैं, उनके सामने जूलियन खड़ा होता है। वे यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि इस शहर में उनके अलावा भी कोई जिंदा इंसान है। जूलियन के मुताबिक कई सालों बाद वह पहली बार किसी और इंसान से मिल रहा होता है, क्योंकि उसे लगता था कि इस इलाके के सारे लोग मर चुके हैं। जूलियन द्वारा शिकार किए गए खरगोश खाने के बाद कैरोल और डैरिल उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वह उनके साथ अमेरिका वापस चले। जूलियन मान जाता है और कहता है कि वह सुबह 10 बजे उन्हें घाट पर मिलेगा। अगले दिन ठीक उसी वक्त जूलियन चर्च की घंटियां बजाता है ताकि ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उधर चला जाए और वे इमारत से दूर हो जाए। इससे कैरोल और डैरिल को भागने में मदद मिलती है। अगले सीन में तीनों लोग नाव तक पहुंच जाते हैं और समुद्र में निकल पड़ते हैं। वे अमेरिका की तरफ अपनी यात्रा शुरू करते हैं, इस उम्मीद में कि वहां वे एक नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे। जैसे जैसे वे जमीन से दूर होते जाते हैं, पीछे ज़ॉम्बीज़ छोटे होते जाते हैं। वे जानते हैं कि आने वाले 2 हफ्ते उन्हें समुद्र में ही बिताने होंगे। कुछ दिनों बाद आधी रात के वक्त तीनों एक भयानक तूफान का सामना करते हैं। वे नाव को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी एक जोरदार लहर जूलियन को टक्कर मारती है। कैरोल उसे घायल हालत में देखकर तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ती है, उसे संभालती है और उसकी चोट का इलाज करती है। वहीं डैरिल नाव को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसके बाद तीनों जूलियन के निर्देशों का पालन करते हैं और किसी तरह तूफान का सामना कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद आखिरकार वे किनारे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब कैरोल समुद्र के किनारे चलती हुई जूलियन को ढूंढती है, तो वह एक चौंकाने वाली चीज देखती है। पता चलता है कि उनका साथी इस सफर में जिंदा नहीं बच पाया। वो आदमी होश में आता है और खुद को ज़ॉम्बी बना हुआ पाता है। जैसे ही वो कैरोल पर हमला करने वाला होता है, डैरिल बीच में आ जाता है और उस पर टूट पड़ता है। उसी पल डैरिल जूलियन पर वार करता है और अपनी धारदार ब्लेड से उसे खत्म कर देता है। जाने से पहले डैरिल जूलियन की लाश को समुद्र में डाल देता है ताकि समंदर उसे अपने साथ दूर ले जाए। अब कैरोल और डैरिल की योजना ये होती है कि वो अपनी नाव को ठीक करें ताकि वे अपनी यात्रा मुख्य झील की तरफ जारी रख सकें। लेकिन रात के वक्त डैरिल कुछ स्थानीय लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखता है। वो फौरन आग बुझा देता है और कैरोल के साथ चट्टानों के पीछे छिप जाता है, इस उम्मीद में कि वो लोग उन्हें देख न पाएं। किस्मत से स्थानीय लोग उन्हें नहीं देखते, लेकिन उनकी नाव को देख लेते हैं और उसमें रखा सारा सामान लूट लेते हैं। अगली सुबह डैरिल और कैरोल खाने की तलाश में निकलते हैं। चलते चलते उन्हें एक नक्शा मिलता है, जिससे उन्हें उन स्थानीय लोगों की जगह का पता चलता है। उसी पल उन्हें एहसास होता है कि वो स्पेन पहुंच चुके हैं और इसका मतलब ये है कि वो अपने देश से बहुत दूर आ चुके हैं। इसके बाद जंगल में चलते हुए डैरिल को एक जाल दिखता है जिसमें एक ज़ॉम्बी फंसा होता है। इससे उसे समझ आ जाता है कि स्थानीय लोगों ने पूरे इलाके में इस तरह के कई जाल बिछा रखे हैं। नाव वाली घटना के बाद कैरोल घायल हो जाती है। ऐसे में डैरिल और कैरोल थोड़ा आराम करने का फैसला करते हैं और एक जगह रुक जाते हैं। अगली सुबह जब कैरोल सो रही होती है, डैरिल शिकार के लिए बाहर निकलता है। रास्ते में उसे कुछ
युवक गाड़ी में जाते हुए दिखते हैं, जिससे वो परेशान हो जाता है और वापस कैंप की तरफ लौटता है। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि कैरोल गायब है। काफी ढूंढने के बाद डैरिल उसे झील के पास बैठा हुआ पाता है, जहां वो कुछ युवाओं को देख रही होती है। वो उस रोमांटिक नजारे से भावुक हो जाती है और डैरिल से कहती है कि वो खुद को उनसे प्रभावित होने से रोक नहीं पा रही, क्योंकि वो युवक उसे उसके जवान दिनों की याद दिला देते हैं। थोड़ी देर बाद वही आदमी सामने आ जाते हैं जिन्हें डैरिल ने पहले देखा था। झील के पास बैठे युवक जैसे ही उन्हें देखते हैं, पानी में छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। रॉबर्टो अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है, लेकिन उसे बुरी तरह पीटा जाता है। इतना ही नहीं, वो लोग उनका सारा सामान भी लूट लेते हैं और उन्हें मारने वाले होते हैं। यहीं पर डैरिल दखल देता है और अपने तीरों का इस्तेमाल करके उन गुंडों को खत्म कर देता है। उसी वक्त ड्राइवर वहां पहुंचता है। अपने साथियों की लाशें देखकर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन डैरिल फौरन बंदूक उठाकर उसके पीछे दौड़ता है, मगर उसे पकड़ नहीं पाता। जब जस्टिना देखती है कि घायल कैरोल की हालत खराब है, तो वो उन्हें अपने पास का खाना देने की पेशकश करती है और अपने प्रेमी को मना लेती है कि वो डैरिल और कैरोल को अपने गांव तक छोड़ दें। जस्टिना के मुताबिक उसकी दादी एक इलाज करने वाली महिला है जो उनकी मदद कर सकती है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि उनके गांव के लोग अजनबियों के साथ ज्यादा अच्छे नहीं होते। गांव पहुंचने पर जस्टिना अपनी एक पुरानी दोस्त से मिलती है और उससे दरवाजा खोलने की गुजारिश करती है ताकि वो अंदर आ सकें, क्योंकि ये अमेरिकी मदद के मोहताज हैं। गांव में चलते हुए डैरिल और कैरोल देखते हैं कि लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे हैं, लेकिन जब फ्रेडरिक को पता चलता है कि इन लोगों ने उसकी भतीजी की जान बचाई है, तो वो अपने आदमियों को हथियार नीचे रखने का आदेश देता है। फिर वो खुद उनसे मिलता है और अपना परिचय देता है। वो बताता है कि वो सोलास डेलमार का मुखिया है। वो उन्हें कहता है कि वे 2 दिन तक इस शहर में रुक सकते हैं, क्योंकि इतना वक्त कैरोल के ठीक होने के लिए काफी है। डैरिल द्वारा उसके बेटे एंटोनियो की जान बचाने के बदले वो उन्हें अपने घर ठहराता है और नाव ठीक करने के लिए जरूरी औजार भी देता है। अगले दिन गिलर्म टोरेस, जो स्पेनिश वंश का आखिरी उत्तराधिकारी होता है, शहर का दौरा करता है और लोगों को तोहफे देता है। हमें पता चलता है कि हर साल शासक गठबंधन के इलाकों में आते हैं और एक युवा लड़की को चुनते हैं जिसे नेता के पास भेजा जाता है। उसी पल डैरिल को समझ आ जाता है कि रॉबर्टो और जस्टिना क्यों भाग रहे थे, क्योंकि जो भी भविष्य के शासक का विरोध करता है उसे मौत की सजा दे दी जाती है। और जब वो शहर की सबसे खूबसूरत लड़कियों को चुन लेता है, तो फ्रेडरिक अपने आदमियों से कहता है कि वो खंजीरों को पकड़ लें। फिर इसके बाद छोटे छोटे सुअरों की गर्दन में लड़कियों के नाम बांध दिए जाते हैं। उसके बाद उन सुअरों की रेस करवाई जाती है, क्योंकि वही तय करते हैं कि कौन सी लड़कियां ले जाई जाएंगी। जिस सुअर का नाम सबसे पहले फिनिश लाइन तक पहुंचता है, उसी नाम वाली लड़की को चुना जाता है। रेस के आखिर में एल्बा को पता चलता है कि उसे शहर छोड़ना पड़ेगा। वहीं जस्टिना को आखिरकार सुकून मिलता है जब उसे पता चलता है कि उसके पास रॉबर्टो के साथ रहने के लिए अभी 1 साल और है। इसके बाद पूरा शहर बाकी दिन जश्न मनाता है, सिवाय एल्बा और उसके परिवार के, क्योंकि वो जानते हैं कि अब वो हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। रात में फ्रेडरिक पूरे शहर के लोगों के लिए एक दावत रखता है। खाने के दौरान कैरोल पूछती है कि फ्रेडरिक लड़कियों को हथियारों और सुरक्षा के बदले सौंपने के लिए क्यों राजी हुआ। मेयर के मुताबिक इन लड़कियों को वहां भेजा जाता है ताकि उन्हें राजधानी के बाहर की जिंदगी से बेहतर भविष्य मिल सके, और परिवार से अलग होना बस एक छोटा सा दाम है उन फायदों के मुकाबले जो सोलास डेलमार को इस गठबंधन से मिलते हैं। इसी दौरान टेबल पर बैठा डैरिल ये समझ जाता है कि जो ड्राइवर पिछली बार उनसे बचकर भाग निकला था वो इस गांव में मौजूद है और उसके साथ गिलर्मो के आदमी भी हैं। डैरिल उठता है और उसका पीछा करता है। तभी उसे समझ आता है कि ये लोग मेयर को मिले तोहफों की खेप लूटने वाले हैं, इसलिए डैरिल खुद कदम उठाने का फैसला करता है। अपराधियों पर हमला करके वो अपनी तलवार से उन्हें खत्म कर देता है। आखिर में वो उस ड्राइवर को ज़ॉम्बी से भरे पिंजरे में धक्का दे देता है और देखता रहता है कि वो कैसे जिंदा खा लिया जाता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये लोग विलियम की सेना से जुड़े हुए थे। जब विलियम को अपने आदमियों के गायब होने का पता चलता है, तो वो एक टीम भेजता है जो गांव की तलाशी लेती है। अगले दिन डैरिल अपनी जरूरी चीजें समेटने लगता है ताकि आगे की यात्रा जारी रख सके। रॉबर्टो उसे नाव ठीक करने में मदद देने की पेशकश करता है, लेकिन ये पक्का करने के लिए कि सभी जरूरी पुर्जे मिल जाएं, वो वैलेंटीना से मदद लेने का फैसला करता है। वैलेंटीना वो महिला होती है जिसने अपनी जिंदगी के 30 साल दुनिया भर में जहाज चलाते हुए बिताए होते हैं। जब वो नाव की हालत देखती है तो बताती है कि इसे दोबारा पानी में उतारने से पहले काफी मरम्मत करनी पड़ेगी, लेकिन वो मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, बशर्ते डैरिल वादा करे कि वो रॉबर्टो और जस्टिना को अपने साथ अमेरिका ले जाएगा। क्योंकि डैरिल के पास और कोई रास्ता नहीं बचता, वो ये शर्त मान लेता है। वो रॉबर्टो को साथ लेकर उस इलाके में जाता है जहाँ पुरानी नावें पड़ी होती हैं, ताकि जरूरी पुर्जे जुटाए जा सकें। अचानक समुद्र से एक ज़ॉम्बी निकलकर उन पर हमला कर देता है। डैरिल उसका सिर कुचल देता है और फिर किनारे की तरफ लौटता है। तभी उसे एहसास होता है कि आसपास और लोग भी मौजूद हैं। इस दौरान रॉबर्टो जरूरी पुर्जे इकट्ठा करता रहता है। डैरिल ज़ॉम्बियों को दूर रखने के लिए गोलियां चलाता है, लेकिन जैसे ही गोलियां खत्म होती हैं, वो हथौड़े से उन्हें मारना शुरू कर देता है। इसी तरह वो रॉबर्टो को उन ज़ॉम्बियों से बचा लेता है जो पानी के नीचे छिपे हुए थे। जब रॉबर्टो अपनी पत्नी जस्टिना के साथ शहर छोड़ने के लिए नाव ठीक कर रहा होता है, तभी जस्टिना को सच्चाई पता चलती है। उसे मालूम पड़ता है कि उसके चाचा ने हर साल धोखा दिया था ताकि वो कभी चुनी न जाए। फ्रेडरिक हर साल सुअर की गर्दन से अपनी भतीजी का नाम हटा देता था और किसी और लड़की का नाम बांध देता था। सच्चाई सामने आने के बाद जस्टिना खुद को बहुत दोषी महसूस करती
होती है। वो अपने चाचा की गलती सुधारना चाहती है और खुद को एल्बा की जगह भेजने की पेशकश करती है, क्योंकि वो जानती है कि एल्बा अपनी माँ के बहुत करीब है और उनका अलग होना बहुत दर्दनाक होगा। अगली सुबह रोबर्टो घर पहुंचता है और देखता है कि उसकी प्रेमिका को ले जाया जा चुका है। वो गुस्से से भर जाता है। जब उसे एहसास होता है कि वो जस्टिना को वापस नहीं ला सकता, तो वो अपनी जिंदगी के प्यार को खोने का इल्जाम डैरिल पर डाल देता है। उसके मुताबिक कैरोल और डैरिल की वजह से ही वो और जस्टिना सोलास डेल मार लौटे थे, और अब जब जस्टिना नहीं रही तो रोबर्टो स्पेन छोड़ने का इरादा भी छोड़ देता है। डैरिल अपना साथी खो देता है और अब उसे आगे सब कुछ अकेले ही संभालना पड़ता है। वैलेंटिना और उसकी टीम की मदद से डैरिल और कैरोल आखिरकार अपनी नाव को ठीक कर लेते हैं। एक हफ्ते से भी कम समय में वो लोग नाव को दोबारा चलाने लायक बना लेते हैं। जब वैलेंटिना को पता चलता है कि रोबर्टो उनके साथ अमेरिका नहीं जाएगा, तो वो कोशिश करती है कि कूपर उनके साथ चला जाए, क्योंकि कूपर पहले कैलिफोर्निया में रह चुका था और कई सालों से वहां नहीं गया था। चूंकि डैरिल को इस लंबी यात्रा में किसी मददगार की जरूरत होती है ताकि वो नाव को सही तरीके से संभाल सके, इसलिए वो कूपर को साथ ले जाने के लिए मान जाता है। लेकिन तभी अचानक हालात बदल जाते हैं जब बागियों का एक समूह वहां पहुंच जाता है। अचानक एक तीर आकर सीधे कूपर के दिल में लगता है और कूपर वहीं मौके पर मर जाता है। डैरिल समझ जाता है कि उसके दोस्त अब खतरे में हैं, तो वो तुरंत हथियार उठाकर उन लोगों का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। कैरोल और वैलेंटिना भी उसका साथ देती हैं। लेकिन जो सबसे डरावनी बात होती है वो ये कि उसी दिन बागियों का एक बहुत बड़ा समूह सोलास के दरवाजों के पास पहुंच जाता है। जब मेयर को पता चलता है कि शहर पर हमला होने वाला है, तो वो फैसला करता है कि पूरे शहर को हथियार दिए जाए ताकि हर कोई अपने घर और अपने लोगों की रक्षा कर सके। दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लोग दीवारों पर चढ़कर दुश्मनों पर गोली चलाने लगते हैं। उसी वक्त फ्रेडरिक अपने आदमियों को आदेश देता है कि जिन ज़ॉम्बियों को कैद करके रखा गया था उन्हें छोड़ दिया जाए। इससे लोगों को थोड़ा वक्त मिल जाता है ताकि वो दुश्मनों से लड़ सकें और साथ साथ ज़ॉम्बियों को भी खत्म कर सकें। जैसे ही घंटी की आवाज सुनाई देती है, डैरिल और कैरोल फैसला करते हैं कि वो वापस शहर लौटेंगे ताकि ये पक्का कर सकें कि रोबर्टो और उसके पिता सुरक्षित हैं। आखिरकार वही लोग थे जिन्होंने उन्हें अपने घर में शरण दी थी और पूरे समय उनकी मदद की थी। लड़ाई के बीच एक जीप जो दुश्मनों से भरी होती है सीधे गेट से टकराकर शहर में घुस जाती है। उसी वक्त डैरिल और कैरोल भी अंदर पहुंच जाते हैं और शहर के लोगों की मदद करने लगते हैं। जब लोग अपने ही परिवार वालों और दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरते देखते हैं, तो उन्हें एक और सच्चाई का सामना करना पड़ता है। उन्हें उन्हीं अपनों को दूसरी बार भी मारना पड़ता है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। युद्ध के बीच फ्रेडरिक घायल हो जाता है, लेकिन कैरोल आगे बढ़कर उसकी मदद करती है। जब ज्यादातर दुश्मनों को हरा दिया जाता है, तो रोबर्टो अल्बा के घर की तरफ दौड़ता है ताकि उस लड़की और उसकी माँ को बचा सके। लेकिन रास्ते में ही उसे समझ आ जाता है कि लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही वो दुश्मन की सेना को शहर में ज़ॉम्बी छोड़ते हुए देखता है, वो अपने परिवार को चेतावनी देने के लिए भागता है। हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। चारों तरफ आग और तबाही फैल जाती है। ज़ॉम्बियों की सेना बचे हुए लोगों पर हमला कर देती है और लोग एक दूसरे के साथ खड़े होकर उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, इससे पहले कि वो पूरे शहर में फैल जाएं। इसी दौरान जब सब लोग हालात संभालने में लगे होते हैं, तभी बागियों का एक और समूह शहर में घुस आता है और घर घर जाकर वो सामान लूटने लगता है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। डैरिल शहर वालों की मदद करता है ताकि वो ज़ॉम्बियों और बागियों दोनों से छुटकारा पा सकें। लेकिन इस डरावने सपने के खत्म होने के बाद भी उन्हें अपने कई लोगों को खोने का दर्द झेलना पड़ता है। जो कुछ भी हुआ होता है उससे तंग आकर रोबर्टो सवाल उठाता है। वो पूछता है कि हर साल यहाँ से एक लड़की ली जाती है ताकि सोलास डेल मार को सुरक्षा और समर्थन मिलता रहे, लेकिन जब शहर को सच में मदद की जरूरत पड़ी तो कोई भी उनकी मदद के लिए क्यों नहीं आया। इस पर फ्रेडरिक कहता है कि अगर उन्हें गिलर्मो से हथियार और गोलियां नहीं मिली होती तो शहर के लोग खुद को बचाने के काबिल ही नहीं होते। उसी वक्त मेयर को पता चलता है कि एक बाकी जिंदा पकड़ा गया है। वो इस मौके का फायदा उठाकर उससे पूछताछ करता है। कुछ सवालों के बाद फ्रेडरिक को पता चलता है कि बागियों को काजार के बारे में सब पता है और किसी वजह से वो सभी गठबंधनों पर हमला कर रहे हैं। रात के समय रोबर्टो चोरी छिपे एक जीप चुरा लेता है और शहर छोड़कर चला जाता है। उसका पिता उसके पीछे जाने का फैसला करता है। एंटोनियो ने उनके लिए जो कुछ भी किया होता है उसके बदले में डैरिल और कैरोल भी उसके साथ जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि रोबर्टो जस्टिना के पीछे गया है। और जब फ्रेडरिक कैदियों से जरूरी सारी जानकारी निकलवा लेता है तो वो आगे की तैयारी शुरू करता है। दुश्मनों को एक ऐसे पिंजरे में बंद कर दिया जाता है जो ज़ॉम्बियों से भरा होता है और सब लोग देखते रहते हैं कि ज़ॉम्बी उन्हें जिंदा खाते जा रहे हैं। उसी दौरान हम रोबर्टो को देखते हैं जिसे गैंग ने पकड़ रखा होता है। उसे बुरी तरह मारा गया होता है और एक पुल के ऊपर से लटका दिया गया होता है। नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब गैंग वाले उसे बांधने वाली रस्सी काटने ही वाले होते हैं, तभी डैरिल वहां पहुंचता है और सबको मार देता है। इसके बाद डैरिल, एंटोनियो और उनकी टीम ज़ॉम्बियों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देते हैं और जितने भी राक्षस उनकी तरफ आते हैं सबको खत्म कर देते हैं। सारे ज़ॉम्बियों से निपटने के बाद एंटोनियो अपने बेटे को बचा लेता है। जब वो देखता है कि रोबर्टो अभी जिंदा है और सांस ले रहा है तो उसे बहुत राहत मिलती है। जब रोबर्टो होश में आता है तो वो बताता है कि उसने गिलर्मो के कैंप पर हमला किया था और वहां उसे जस्टिना मिल गई थी। किस्मत से जस्टिना ने उसके साथ भागने का फैसला कर लिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद एक ग्रुप ने उनका पीछा किया। जस्टिना को दोबारा पकड़ लिया गया और वो लोग उसे अपने साथ ले गए। रोबर्टो को गैंग ने बुरी तरह पीटा होता है और अब उसे तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत होती है। उसी वक्त कैरोल एंटोनियो की मदद करती है ताकि वो वापस सोलास लौट सके। डैरिल अपनी मोटरसाइकिल पर चढ़ता है और जस्टिना को बचाने
बचाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करता है। रास्ते में उसे एक बीमार आदमी मिलता है जिसकी आंखें निकाली हुई होती हैं। डैरिल पहले रुककर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वो आदमी पागल है। डैरिल उसे वहीं छोड़ देता है क्योंकि उसके सामने लंबा सफर है और वो इस तरह की बेवकूफी में समय बर्बाद नहीं कर सकता। कुछ किलोमीटर आगे जाकर डैरिल को एक ट्रक दिखाई देता है जिसे ज़ॉम्बियों का एक बड़ा झुंड खींच रहा होता है। उसी ट्रक से कुछ लोग मोटरसाइकिलों पर उतरते हैं और डैरिल की बाइक लूटने की कोशिश करते हैं। डैरिल भागने की कोशिश करता है और बदमाशों पर गोली चलाना शुरू कर देता है। वो एक फ्यूल टैंक को गोली मार देता है जिससे हालात बिगड़ जाते हैं। जब उसे लगता है कि इस पीछा से बच पाना मुश्किल है तो डैरिल अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़ देता है और पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करता है। रात के समय एक परिवार उसे देख लेता है और अपने घर में पनाह देता है। डैरिल उनकी मदद स्वीकार कर लेता है। थोड़ा आराम करने के बाद उसे पता चलता है कि इस परिवार का सारा पानी उसी गैंग ने चुरा लिया था जिसने उसकी मोटरसाइकिल ली थी। ये लोग रेगिस्तान में रहने को मजबूर हैं क्योंकि उन्हें एक खतरनाक स्किन डिजीज है। लोग इन्हें लिम्बो कहते हैं क्योंकि ये जिंदगी और मौत के बीच जी रहे हैं। लेकिन माया डैरिल को बताती है कि ये बीमारी छूने से नहीं फैलती। माटिया, जो इस कबीले का आदमी होता है, डैरिल को बताता है कि उनसे क्या क्या छीना गया है। वो अपनी गाड़ी इनाम के तौर पर ऑफर करता है अगर डैरिल उनका पानी वापस ला दे। डैरिल कहता है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए उसे गाड़ी अभी चाहिए, तो वो लोग उसे गाड़ी की चाबियां दे देते हैं। जब डैरिल उन मोटरसाइकिल वालों को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो वो उन्हें जाल की तरफ फुसलाने का फैसला करता है। वो माटिया और उसके कबीले की मदद लेता है ताकि मिलकर उन्हें हरा सकें। टीम का आधा हिस्सा दुश्मनों को अपने हाथों से मारता है और बाकी आधा डैरिल की मदद से गैंग के बाकी लोगों को उड़ाता है। डैरिल के पास सिर्फ 4 गोलियां होती हैं, यानी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। वो तभी गोली चलाता है जब उसे पूरा यकीन होता है कि निशाना सही लगेगा। जब वो देखता है कि उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं तो गैंग का आखिरी आदमी बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है। वो हाथ में कुल्हाड़ी लेकर मोटरसाइकिल पर सवार होता है और सीधे डैरिल पर हमला कर देता है। लेकिन वॉर करने से पहले ही डैरिल अपनी तलवार से उस पर हमला करता है और उसे खत्म कर देता है। अगला कदम होता है ट्रक पर धावा बोलना और ज़ॉम्बियों को आजाद करना ताकि वो उन लोगों को खा सके जिन्होंने उन्हें कैद कर रखा था। जब टाफो अपने लोगों को ज़ॉम्बियों द्वारा खाते हुए देखता है तो वो अपना आपा खो देता है और इधर उधर अंधाधुंध गोली चलाने लगता है। ब्लांका डर जाती है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि ट्रक चारों तरफ से ज़ॉम्बियों से घिरा हुआ है। जब डैरिल देखता है कि ज़ॉम्बी पूरे ट्रक पर कब्जा कर रहे हैं तो वो अपने हथियार से उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर समझ जाता है कि वो अकेले उन सबका सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए वो पीछे हट जाता है। लड़ाई के दौरान डैरिल और टाफो मिलकर ज़ॉम्बियों को खत्म करते हैं। जैसे ही सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब टाफो डैरिल का हथियार छीनने की कोशिश करता है तो डैरिल उसे पानी में धक्का दे देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इसके बाद वो उसे गोली मार देता है ताकि ये पक्का हो जाए कि वो दोबारा ज़ॉम्बी बनकर वापस ना आए। आखिर में डैरिल पानी वापस ले जाता है और गरीब लोगों को लौटा देता है। और माटिया और उसके कबीले से विदा लेने के बाद डैरिल एक नया हथियार लेता है और अपनी मोटरसाइकिल उठाकर बार्सिलोना की तरफ अपनी यात्रा आगे बढ़ाता है। कुछ समय बाद उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो बाज होती है जो सोलास डलमार की सबसे बड़ी योद्धाओं में से एक है। बाज उसे बताती है कि वो उसके पीछे इसलिए आई है ताकि जस्टिना को बचाने में उसकी मदद कर सके। रास्ते में बाज एक गांव के पास रुकने का फैसला करती है, लेकिन सामने ही उन्हें ज़ॉम्बियों का एक झुंड दिखाई देता है। किस्मत से गांव के लोग हमले को देख लेते हैं और फौरन दरवाजे खोल देते हैं ताकि उनकी मदद की जा सके। गांव की महिलाएं ज़ॉम्बियों का ध्यान भटकाती हैं और उसी दौरान डैरिल और बाज शहर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। शहर में पहुंचते ही उनसे पूछताछ की जाती है। यहीं बाज अपनी दोस्त लाया से मिलती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। तब हमें पता चलता है कि यहाँ सोलास डलमार की और भी महिलाएं हैं जो काजार के पास जाने से बचने के लिए भाग आई थीं और उन्होंने मिलकर अपना अलग गांव बसा लिया था। अपने कुछ पुराने साथियों से मिलने के बाद बाज लाया से कहती है कि वो उसे बार्सिलोना में घुसने में मदद करे ताकि वे जस्टिना को बचा सकें। वो लाया से वादा करती है कि अगर वो मदद करेगी तो उसे गिलर्मो को मारने का मौका मिलेगा और उस शासन का अंत हो जाएगा जो छोटी लड़कियों को पकड़कर अजनबियों को सौंप देता है। उसी दिन वो लोग शहर पर हमला करते हैं और कुछ तय जगहों पर छिपकर गिलर्मो की गाड़ियों पर घात लगाते हैं। इसी बीच डैरिल उस जिंदगी में घुसता है जहाँ जस्टिना और दूसरी लड़कियां बंद होती हैं, लेकिन वो ताला तोड़ नहीं पाता। इसी लड़ाई के दौरान लाया उस गाड़ी पर ग्रेनेड फेंकने की तैयारी करती है जिसमें गिलर्मो छिपा होता है, लेकिन बाज उसे रोक देती है क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी दोस्त हेलेना उसी गाड़ी में है। बाज जल्दी से लाया को धक्का देती है ताकि गोलियां उसकी दोस्त को न लगें, लेकिन ग्रेनेड दीवार में एक बड़ा सुराख कर देता है। उसी छेद से ज़ॉम्बियों का झुंड अंदर घुस आता है। लाया गिलर्मो के पास जाकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसे गोली लग जाती है। इसके बाद ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ डैरिल को समझ आ जाता है कि वो जेल का दरवाजा नहीं खोल पाएगा और उसे मजबूरी में जस्टिना को वहीं छोड़कर निकलना पड़ता है। इस तरह छोटी लड़कियों को काजार के पास ले जाया जाता रहता है, लेकिन डैरिल और बाज हार नहीं मानते। उन्हें अब भी उम्मीद होती है कि वो शहर के अंदर घुस सकते हैं। दोनों एक यात्री गाड़ी में सवार हो जाते हैं जिससे वो महल के अंदर पहुंच जाते हैं। वो बाकी मजदूरों की तरह अपने चेहरे ढकने के लिए मास्क पहन लेते हैं। रात के समय शाही परिषद के सदस्य एक भव्य डिनर पर इकट्ठा होते हैं जो नई आई युवा लड़कियों के स्वागत के लिए रखा गया होता है। खाने के दौरान स्पेन का राजा और रानी एक कठपुतली नाटक देखते हैं जिसमें ज़ॉम्बियों को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि कैसे उन्हें डोरियों से काबू में रखा जाता है। इस प्रदर्शन के बाद गठबंधन के इलाकों से लाई गई सारी लड़कियों
को मंच पर लाया जाता है ताकि जिन पुरुषों से उनकी शादी होनी है वो उन्हें चुन सकें। जस्टिना सबसे आखिर में चुनी जाती है। समस्या ये होती है कि अगर कोई उससे शादी नहीं करता तो उसे महल की दासी बना दिया जाएगा और उसका अंजाम उससे भी भयानक होगा। जैसे ही पर्दे गिरते हैं, डैरिल मंच पर दौड़ता है और उन सभी रस्सियों को काट देता है जिनसे ज़ॉम्बियों को काबू में रखा गया होता है। उसी पल ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं और हॉल में मौजूद सारे अमीरों और रईसों को खाना शुरू कर देते हैं। हमले के दौरान जब सब लोग दहशत में इधर उधर भाग रहे होते हैं, डैरिल जस्टिना के पीछे जाता है। उसी समय बाज इस मौके का फायदा उठाकर हेलेना को ढूंढने निकलती है। जैसे ही वो हेलेना को देखती है, हेलेना अपना सामान समेटने का फैसला करती है और अपने बच्चे को लेकर उसके साथ भागने को तैयार हो जाती है। आखिर में गिलर्मो बाज को पकड़ लेता है। जब वो उसे मारने ही वाला होता है तभी हेलेना आगे बढ़ती है और अपनी तलवार से गिलर्मो को मार देती है। उधर जैसे ही जस्टिना का मंगेतर जानता है कि वो भागने की योजना बना रही है, वो उस पर हमला करता है, लेकिन डैरिल समय पर पहुंचकर उसे मार देता है और जस्टिना को बचा लेता है। इसके बाद डैरिल सारी अपहृत लड़कियों को आजाद कर देता है। वो सबको लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है जहां बहुत सारे पहरेदार होते हैं और पूरे शहर में ज़ॉम्बी फैल चुके होते हैं। किसी तरह दरवाजा पार करने के बाद डैरिल और बाज एक दूसरे से मिलते हैं। बाज फैसला करती है कि वो सारी बचाई गई लड़कियों को लेकर शरणार्थी कैंप जाएगी। जस्टिना अपने दोस्तों से विदा लेती है, फिर डैरिल के साथ मोटरसाइकिल पर बैठती है। दोनों साथ मिलकर सोलस डलमार की तरफ लौट जाते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि कारोल और रोबर्टो लाइट हाउस में उनका इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए डैरिल जस्टिना को लेकर वहां पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें फ्रेडरिक के गार्ड्स मिल जाते हैं। वैलेंटिना की मदद से डैरिल उन सबको हरा देता है और दुश्मनों के ही एक हथियार का इस्तेमाल करके उन्हें खत्म कर देता है। जैसे ही हालात काबू में आते हैं, डैरिल पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। तब उसे पता चलता है कि फ्रेडरिक और उसके लोगों ने कारोल और उसके साथियों को पकड़ लिया था और उन पर गद्दारी का इल्जाम लगा दिया था। जब उन्हें शहर से भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया तो एंटोनियो और कारोल किसी तरह बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि रोबर्टो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इसके बाद फ्रेडरिक अपने आदमियों को हुक्म देता है कि उन पर ज़ॉम्बी छोड़ दिए जाएं। तीनों खुद को ज़ॉम्बियों से घिरा हुआ पाते हैं। अपने बेटे को बचाने के लिए एंटोनियो आगे बढ़कर ज़ॉम्बियों का सामना करने का फैसला करता है और कारोल भी उसका साथ देती है। इसी लड़ाई के बीच डैरिल वहां पहुंचता है और उन्हें बचा लेता है। वो अपने दोस्तों को बचाने ही आया होता है। गोलीबारी के बीच जस्टिना भी सामने आती है और शहर में दाखिल हो जाती है। जब फ्रेडरिक देखता है कि ज़ॉम्बी उसकी भतीजी के करीब आ रहे हैं तो वो अपने आदमियों को आदेश देता है कि ज़ॉम्बियों को मारो और उसे बचाओ। यहीं जस्टिना पूरे गांव वालों के सामने अपने मामा की सच्चाई उजागर कर देती है। जब वो उन सबके सामने बेनकाब हो जाता है जो अब तक उसे मेयर मानकर सपोर्ट कर रहे थे, तो फ्रेडरिक को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद वो अपनी माँ को मना लेता है और उससे जेल का दरवाजा खुलवा लेता है। बाहर निकलते ही मेयर फैसला करता है कि वो डैरिल के पीछे जाएगा और उससे बदला लेगा, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार डैरिल ही है। हालांकि किसी को गोली नहीं लगती, लेकिन गोलियों की आग से नाव जल जाती है और डैरिल और कारोल के पास अपने देश लौटने की जो भी उम्मीद बची होती है वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। और यहीं पर हमारी आज की कहानी खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो और नई नई स्टोरी समरीज के साथ।